हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर। और पिछले दो लेक्चर में मैंने कंडक्टर के बारे में बताया था। कंडक्टर जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। इसके क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं लेकिन मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने जो पिछली क्लासेस में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज दिखाई है बहुत अच्छे ढंग से लर्न होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी हम कंडक्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन समझने के लिए और एक एग्जांपल। अब देखो, ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके सेंटर पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस ये है, ये भी न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज नहीं रखा, सेंटर से अवे खाली जगह में चार्ज हमने कहीं रखा है। अब देखो, कंडक्टिंग स्फीयर की हॉलो है ना, तो इसकी दो सरफेस होगी। न्यूट्रल कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है तो इसकी एक तो इनर सरफेस होगी S1, एक आउटर सरफेस होगी। यहां भी इसकी इनर सरफेस होगी, एक आउटर सरफेस होगी। ठीक है। अब यहां जो इनर सरफेस पर चार्ज होगा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है तो S1 और S2 का टोटल चार्ज मिलाकर 0 होगा। लेकिन यहां अगर सेंटर पर एक +2 चार्ज रखा है तो इसके ठीक सामने इसका अपोजिट चार्ज आएगा सेम मैग्नीट्यूड का, तो यहां चार्ज कितना इंड्यूस होगा? -q। और इन दोनों पे मिलाकर टोटल चार्ज 0 है तो आउटर सरफेस पर +q चार्ज आएगा। सिमिलरली ये चार्ज सेंटर पे नहीं रखा, कहीं भी रखा हो, लेकिन +q चार्ज है तो S1 पे चार्ज -q आएगा, S2 पर +q चार्ज आएगा। अब दोनों में क्या अंतर है? चार्ज वाइज तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो अब इसके लिए इस वाली सरफेस पर जो S1 पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, S1 पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और S1 पर यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ S1 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब S1 पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस S1 के अंदर जो चार्ज है ना उस पर डिपेंड करेगा, इस +q पर। तो यहाँ -q चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस +q चार्ज की लोकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी लोकेशन सेंटर है तो सेंटर से इस स्फीयर की सरफेस हर जगह एक आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अगर ये सेंटर के अलावा कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और रखा होगा तो S1 पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म आएगा। क्लियर? अब S2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही केस में यूनिफॉर्म होगा। इन दोनों ही केस में S2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। S2 पर जो चार्ज होता है वो इस S2 के अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। मैंने पिछली क्लास में बताया था अंदर वाले सारे चार्जेस के कारण S2 के बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो S2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना है, नॉन यूनिफॉर्म होना, इस S2 के अंदर चार्ज कैसे रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें ये चार्ज सेंटर पर हो या नहीं हो, S2 पर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म आएगा। तो S2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ये इसका मतलब हुआ। अब देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह के। अब एक ये एग्जांपल लिया हमने। ये अब इन दोनों डायग्राम में इस S2 के बाहर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ इन दो डायग्राम में डिफरेंस ये है, S2 सरफेस के बाहर भी चार्ज है। आउटसाइड में यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ इस स्फीयर के लिए आउटसाइड में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर
जो S2 सरफेस है, ये S1 ये S2, ये S1 ये S2। अब इन दोनों ही केस में अगर S1 पे चार्ज देखूंगा तो माइनस क्यू, इस पर देखूंगा तो प्लस क्यू, ऐसे इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू। यहाँ आउटर सेल जगह पर कोई चार्ज हो या नहीं हो, S2 पर चार्ज तो दोनों ही केस में प्लस क्यू होगा। इस स्फीयर के बाहर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या था, H2 पर दोनों डायग्राम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। अगर H2 के बाहर कोई चार्ज नहीं है तो H2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर H2 के पास चार्ज है तो इन दोनों ही डायग्राम में H2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ भी H2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। NU का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। तो H2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? H2 के बाहर जो चार्ज अगर रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर नहीं रखा कोई भी चार्ज तो यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और S1 पर जो चार्ज होता है वो आउटर चार्ज की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल सेंटर पे चार्ज रखा है या नहीं रखा। तो यहाँ सेंटर पे चार्ज है तो S1 पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ सेंटर पे नहीं है तो S1 पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब देखो वापस वही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमने कंसीडर किया। सॉरी, कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूट्रल है, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू होगा। और माइनस क्यू भी S1 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, और S2 पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, जिसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। अब S1 पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और S1 सरफेस का शेप कैसा है, स्फेरिकल, तो ये S1 सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस क्यू, यह मैं यहाँ अलग से डायग्राम बना देता हूँ। ये माइनस क्यू इसकी इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर ये चार्ज माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके कारण होलो स्फीयर की तरह काम करेगा। ये होलो स्फीयर की तरह काम कर रहा है तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो होता है। होलो स्फीयर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर इस माइनस क्यू चार्ज जो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण अंदर यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब सब जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो S1 पे जो चार्ज है इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज प्लस के ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, तो इस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। अब लेकिन E ही जीरो है तो इसके कारण इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा। तो इस S1 पे जो चार्ज है उसके कारण जो सेंटर पे जो चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। उसी तरह से S2 पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसके कारण भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायग्राम में जीरो के बराबर आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर जीरो आ जाएगा। अब अगर दूसरा केस हम ये लें, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस r। अब यहाँ सेंटर में नहीं है कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज Q1 सेंटर से अवे है, ये Q1 चार्ज यहाँ है। अब इस होलो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी इनर सरफेस एक आउटर स्पेस। अब इनर सरफेस पर तो चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, आउटर पर प्लस Q1 इंड्यूस हो जाएगा, ये चार्ज इंड्यूस हो गया। अब माइनस Q1 जो होगा इनर सरफेस पर वो तो नॉन यूनिफॉर्म होगा और आउटर पर यूनिफॉर्म होगा। तो अब इस आउटर चार्ज वाले के कारण तो इस पर फोर्स जीरो लगेगा ना सेंटर पर। इस प्लस Q1 के कारण अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो
होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस Q1 H2 के कारण तो Q1 पर फोर्स जीरो, H2 सरफेस के कारण Q1 पर फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन S1 सरफेस पर जो चार्ज है -Q1, इस -Q1 के कारण ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसके अंदर यहाँ इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो इस P पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ S1 सरफेस के कारण इस Q1 चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो नॉन जीरो होगा। ये हमारा कंसेप्ट। अब ये नॉन जीरो होगा, कितना होगा ये कैलकुलेट करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है और वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कहां तक हमारी हद है, कहां तक हमारी लिमिट है, किस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस -Q1 के कारण इस पर कितना फोर्स होगा ये कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए मतलब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली अप्रोच नहीं है। अब देखो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, और इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब देखो सिलेंडर की मैंने जैसे बताई थी तीन तरह की सरफेसेस होती है सिलेंडर में, जैसे पेन है सिलेंड्रिकल है, तो इसकी एक तो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का नाम दिया है मैंने S3, और कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। एक इसकी इधर प्लेन सरफेस होती है सर्कुलर, एक और इसकी प्लेन सरफेस होती है। तो ये जो प्लेन सरफेस है S1, इसको S1 सरफेस कह रहा हूं, इस वाली प्लेन सरफेस को S2 कह रहा हूं, और सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो मुझे अगर φ1 मतलब पहली सरफेस S1 से पास होने वाला फ्लक्स ये हो, तो S3 से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन बता रहा हूं, अपना ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तब देखो इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करें। गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस पे लगा सकते हैं, तो इस सिलेंडर क्लोज सरफेस है तो इस पर गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है, यही है ना। अब देखो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ये है, तो टोटल फ्लक्स ये आ गया, टोटल फ्लक्स क्या होगा इसके बराबर। इसको हमने तीन सरफेस से मिलकर बना हुआ है माना है, तो तीनों सरफेस से अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे उनका सम। लेकिन देखो S1 से पास होने वाला फ्लक्स हमें क्वेश्चन में 5 दे रखा है, और S1 और S2 में से किससे पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा, दोनों से बराबर होगा ना। ये चार्ज सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो S1 से जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही S2 से फ्लक्स पास होगा। तो S1 S2 से बराबर फ्लक्स है, तो अब यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 5 S3 + 5 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।
अब देखो इस तरह से क्वेश्चन हमने कुछ स्टार्टिंग में भी किए थे, 2 पॉइंट चार्जेस इस तरह से स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं एंड दिस चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो हम इक्विलिब्रियम में एक्स और इस हाइट में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद अगर हाइट को हम हाफ करते हैं, ये वाली जो हाइट है इसको हाफ करते हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन का कितना टाइम्स होगा ये हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्यूशन, आपको ध्यान हो तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा था और tan थीटा इस ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस x/2 होगी, तो tan थीटा इस ट्रायंगल से आ गया किसके इक्वल, x/2/L। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kq²/x² × mg। अब यहां से x³/2L इज इक्वल टू क्या आया, नहीं दिस इज द h नॉट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं हाइट को हाफ कर रहा हूँ, हाइट को चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें x चेंज होगा लेकिन k q n g तो कांस्टेंट रहेगी ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू x⁻³ और इट इज आल्सो नोन एज x इज प्रोपोर्शनल टू h⁻⁴। तो x चार्जेस के बीच के सेपरेशन और हाइट में रिलेशन ये है। अब इस एक्सप्रेशन से हम आंसर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, x2/x1 इज इक्वल टू h2/h1 की पावर 1/3। तो ये आंसर h2/h1 1/2 दे रखा है। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से दो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं एंड दीस टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस पर चार्ज क्यू है। अभी ये चार्जेस इक्विलिब्रियम है। अब क्या होता है, किसी भी रीजन से इन चार्ज की वैल्यू में चार्ज लीकेज होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे n पर चार्ज है तो इसमें धीरे धीरे चार्ज निकल रहा है तो इसका चार्ज डिक्रीज होता है और इसके चार्ज के डिक्रीज होने की रेट dq/dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, माइनस dq/dt का मतलब रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। अब अगर ये चार्ज डिक्रीज होगा दोनों चार्जेस के बीच में तो यह शुरू में इक्विलिब्रियम में थे, दोनों के बीच का इतना सेपरेशन था x। अब अगर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा तो ये चार्ज के डिक्रीज होने से x भी कम होता जाएगा ना, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अब एक दूसरे के पास आएंगे, इस तरह से ये मूव करेंगे तो इसकी इधर मूव करेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमें वो रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो इनके बीच की जो वेलोसिटी होगी वो x की पावर n के अगर प्रोपोर्शनल है तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या होगी। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा ये है, चार्ज डिक्रीजेस बाय एट अ कांस्टेंट रेट देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीस टू चार्जेस व्हेन सेपरेशन इज x।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। इक्विलिब्रियम में tan थीटा f अपॉन mg के बराबर होता है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज वेरी वेरी लार्ज, इसका मतलब थीटा एंगल बहुत स्मॉल होगा, लेस देन 5 डिग्री, और थीटा अगर लेस देन 5 डिग्री होता है तो sin थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा sin थीटा इस ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ x/2, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा की वैल्यू हमने ये यहाँ रख दी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। अब इससे सॉल्व करेंगे तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक तो x है और एक q है, दो वेरिएबल है। x और q के अलावा m कांस्टेंट है, l यहाँ l, हाँ तो l भी कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं x³ इज प्रोपोर्शनल टू q²। अब इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x², फिर x का करूंगा dx/dt, और dx/dt को b लिख सकते हैं हम, यहाँ q² का करूंगा तो 2q into dq/dt। अब dq/dt तो कांस्टेंट है ना, माइनस dq/dt हमें कांस्टेंट दे रखा है, तो माइनस dq/dt कांस्टेंट है, तो यहाँ से वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके, और q की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, q किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से x की पावर 3/2, तो यहाँ q की जगह मैंने x की पावर 3/2 लिखी, तो x की पावर -½ के प्रोपोर्शनल है। इट मींस n इज इक्वल टू -½ अपने पास आंसर आ गया। अब देखो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r है, उसके अंदर किसी पॉइंट पर सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3r की इक्वल गिवन है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इस स्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, और इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो अगर आपको ध्यान हो सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिखा था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, और इस क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 3r² होता तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ r की सिंगल पावर है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। तो अभी इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, 3r के बराबर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल कर दें, तो अभी क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब ये इक्वल करेंगे तो ρr/3 ϵ0 = 3r, तो रो की वैल्यू निकाली है तो कितना आंसर आ गया, 9 ϵ0। ये अपने पास आंसर आ गया, और ये डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो टोटल चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना है वो कैसे निकालेंगे। देखो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तो बिना इंटीग्रेशन के चार्ज निकाल सकते हैं, और चार्ज बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी 9 ϵ0 है और वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई r³। तो ये अपने पास टोटल चार्ज का आंसर आ गया सेकंड पार्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन के दो एटम हैं और इनके बीच का सेपरेशन मान लो स्मॉल r है। तो हमें इन दोनों स्फीयर के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स का आंसर तो ये आ गया, और इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इतना लगेगा। अब इस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन एटम पर चार्ज कितना होता है, 0। भाई हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई। तो हाइड्रोजन एटम पर टोटल चार्ज क्या होगा, 0। जब इस पर भी चार्ज 0 है, इस पर भी चार्ज 0 है, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आ जाएगा। दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन ये अगेन, ये तो हाइड्रोजन एटम है एक दूसरे से आर्क सेपरेशन पर। अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो टोटल एटम का चार्ज 0 होता है। अब हम एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बना लेते हैं, इमेजिनरी प्रॉब्लम। हमने ये अज्यूम कर लिया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। इसका प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में जो वेरिएशन है मैग्नीट्यूड में, वो डेल्टा ई के बराबर है। तो यहाँ अब इस हाइड्रोजन एटम पर कुछ चार्ज आएगा, इस पर भी, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा। अब हमें ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो इस डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स तो अभी भी इतना ही लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, इस पर चार्ज प्लस डेल्टा ई है ना टोटल, इस पर भी चार्ज प्लस डेल्टा ई है, तो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, k डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फोर्स ये जो आएगा अट्रैक्टिव आएगा या रिपल्सिव, इस पर और इस पर चार्ज सेम साइन का है ना, तो रिपल्सिव फोर्स है। तो ये फोर्स रिपल्सिव आ रहा है और ये फोर्स अट्रैक्टिव आ रहा था, मतलब एक का साइन प्लस दूसरे का माइनस, और रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो हम ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें। जब इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन के इंटू डेल्टा ई का होल स्क्वायर। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर। कोई भी डाउट्स आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।